खान कैरियर स्टडी चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। एनसीईआरटी 12th बायोलॉजी का 13 नंबर चैप्टर आप लोग के सामने है, जो रिवीजन के तौर पर 2026 के लिए आप देखें, समझें और अत्यधिक नंबर प्राप्त करें। तो चैप्टर का नाम है जीव और समष्टियाँ। ये जीव विज्ञान का चैप्टर है। दोनों ही शब्द में जीव शब्द लगा हुआ है। जीव वह है जो अपने समान नए संततियों को उत्पन्न करता है या उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, जीव कहलाता है। और यहाँ पे बात हो रही है समष्टि की। तो दो या दो से अधिक जीवों का समूह जिनका रहन सहन, आहार इत्यादि समान हो, वह समष्टियाँ कहलाती है। जीव जानने से पहले जानना होता है कोशिका किसे कहते हैं। तो शरीर की क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिकाओं के समूह जो एक ही प्रकार के होते हैं और एक ही प्रकार के कार्य करते हैं, वह उत्तक कहलाते हैं। और उत्तकों के समूह को अंग और अंगों के समूह को अंग तंत्र कहते हैं। जब अंग तंत्र बनकर रेडी होता है, तैयार होता है, तो वह शरीर बन जाता है और जिसे हम जीव कहते हैं। यहाँ पे जो पहला टॉपिक है वह है जीव और इसका पर्यावरण। तो जीव के आसपास के वातावरण को जिसमें जैविक और अजैविक कारक दोनों सम्मिलित होते हैं या दोनों का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है, वह पर्यावरण कहलाता है। और पर्यावरण के अनुसार जीवों की समष्टियाँ कम या अधिक होती है। जैसे इस चित्र में दिया हुआ है, कहीं पे मरुस्थल है, कहीं पे घास स्थल है, उष्णकटिबंध वन, शीतोष्ण वन, शंकुधारी वन और यहाँ पर उत्तर ध्रुवीय अल्पलाइन टुंड्रा है। तो जानते हैं हम लोग कि मरुस्थल में वैसे पौधे होते हैं जिनके पत्ते की साइज छोटी या कटीले तौर पर, कांटे तौर पे होते हैं। उसी तरह घास स्थलीय जीव अलग होते हैं। शीतोष्ण वन में वैसे ही जीव रह सकते हैं जो ठंड को सहन कर सके या ठंड के अनुसार अनुकूलित हो सके। उसी तरह शंकुधारी वन है, उत्तरी ध्रुवीय और अल्पालाइन टुंड्रा है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात जो है उष्णकटिबंधीय वन की है। उष्णकटिबंध वन में वह स्थान होता है जहाँ पर धरती का सबसे भिन्न भिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अब बात आती है उष्णकटिबंध वन या स्थान से क्या संबंधित है। तो वह स्थान जहाँ पर अत्यधिक गर्मी पड़ती है, तापमान अधिक पड़ता है तथा जहाँ पे वर्षा अधिक होती है, वह स्थान उष्णकटिबंध हो जाता है। वहाँ पे पाए जाने वाले वन उष्णकटिबंध वन कहलाते हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं। तो देखेंगे हम जो अगला टॉपिक है वह है उसी से संबंधित है, प्रमुख अजैव कारक। प्रमुख अजैव कारक। अजैव का मतलब निर्जीव, यानी मैंने बोला कि पर्यावरण में निर्जीव का प्रभाव सजीव पर पड़ता है। तो निर्जीव में वह कौन कौन से प्रमुख हैं जिसका प्रभाव जीवों पर पड़ता है। तो इसमें बात आती है, उसमें यहाँ पे किताब के अनुसार जल है, प्रकाश है और मृदा है। तो जल सभी लोग जानते हैं कि जल किसी भी जीव के लिए सबसे आवश्यक पदार्थ है। जीव के बिना जीवन संभव नहीं है। यह भी जानते हैं कि जीवों की उत्पत्ति जल से मानी गई है, जल से ही जीवों की उत्पत्ति हुई थी। उसके कई प्रमाण पीछे वाले चैप्टर पर दे दिए गए हैं। यहाँ पे बात हो रही है प्रकाश की। तो प्रकाश के बारे में हम जानते हैं कि प्रकाश ना हो तो पृथ्वी पर जीव का होना असंभव है, क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर प्रकाश ऊर्जा को अपने बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर संग्रहित करते हैं, जिसे अन्य जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते हैं। तो ये प्रकाश का प्रभाव होता है। उसी तरह अगर बात करें तीसरा अजैव मुख्य कारक का, तो उसका नाम है मृदा। मृदा भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। अलग अलग स्थान की मृदा अलग अलग होती है, जैसे समतलीय मृदा, रेगिस्तानी मृदा और पहाड़ी मृदा इत्यादि। और हर जगह समष्टियों के पाने की संख्या, दर इत्यादि अलग अलग
होती है। तो इसमें इसी से संबंधित दे रखा है कि बहुत ऐसे जीव हैं जो अपने शरीर का नियमन कर लेते हैं। नियमन का मतलब हुआ कि मौसम के अनुसार, पर्यावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेने की घटना नियमन कहलाएगा। अगर कोई जीव अपने शरीर को पर्यावरण के अनुसार नियमन नहीं कर पाता है तो वह संरूपन होता है, यानी वो अपने शरीर के तापमान इत्यादि को बदल नहीं पाता है। उसी तरह आगे देखेंगे हम तो इसमें बात आती है प्रवास करना। प्रवास करने का मतलब है कि किसी कारणवश जीवों की संख्या या समष्टि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, यानी अनुकूलित स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है। फिर जब उसके पहले वाला स्थान जब अनुकूलित होता है तो दोबारा उसी स्थान पर आ जाती है। तो इस विधि को, प्रक्रिया को प्रवास करना कहते हैं। नेक्स्ट है निलंबित करना। निलंबित करने में क्या होता है, दे रखा किताब के अनुसार कि जीवाणु हो या कवक हो या निम्न पादप हो, उनके जो बीज होते हैं वह उनके बीज के ऊपर एक मोटी परत जम जाती है। बात करें हम तो परागकण में पढ़ा दिया गया है कि परागकण के ऊपर जो सबसे प्रतिरोधी परत होती है वह कार्बनिक पदार्थ की बनी होती है। उसका नाम स्पोरोपोलेनिन है, जो अत्यधिक प्रतिरोधी होती है, जो ठंड, गर्म, बारिश इत्यादि को सहन करने की क्षमता रखती है और अनुकूलित समय आने पर अंकुरित हो जाती है। तो इस विधि को निलंबित करना बोलेंगे। अगला जो खास टॉपिक है, मुख्य टॉपिक है, वह है अनुकूलन। अनुकूलन एक प्रक्रिया है, घटना है, विधि है, जिसमें कोई जीव अपने शरीर, अपने वातावरण के अनुसार खुद को अनुकूलित कर लेता है। या हम कह सकते हैं कि किसी भी जीव का वातावरण के अनुसार, पर्यावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित करने की घटना को अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन में यहाँ दे रखा है कि अनेक मरुस्थलीय पौधों की पत्तियों की सतह पर मोटी उपत्वचा लग जाती है। मोटी उपत्वचा में क्या लगेगा, क्यूटिकल होता है। दूसरी बात कह रहा है कि उसके रंध्र जो होते हैं वह गहरे परत में, गर्त मतलब अंदर की तरफ व्यवस्थित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो सके, क्योंकि वह मरुस्थल है, वहां पे जल की कमी होती है। दूसरी बात यहाँ पे है कि ठंडी जलवायु वाले, ठंड जगह पे जो स्तनधारी पाए जाते हैं उनके कान और पाद मतलब हाथ पैर छोटे होते हैं, जिससे उष्मा की हानि कम से कम हो, क्योंकि वह ठंड प्रदेश है। उसी तरह यहाँ पे दिया है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं अनुकूलन कारकीय होते हैं। अनुकूलन कारकीय का मतलब हुआ वह किसी भी पर्यावरण में जाए, ठंड में या गर्म में, वह अपने आप को उसके अनुसार अनुकूलित कर लेना जानते हैं या कर लेते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे, अगला जो टॉपिक है उसका नाम है समष्टि, समष्टियां। तो समष्टियां मैंने बताया कि दो या दो से अधिक एक ही प्रकार के जीवों की संख्या जिनका आहार और स्थान समान हो, समष्टियां कहलाती हैं। समष्टियों के कुछ गुण होते हैं, क्योंकि एक ही प्रकार के जीव हैं तो उनका आहार और स्थान समान होता है, यानी उनके गुण होते होंगे। तो समष्टियों के गुण, तो समष्टियों के गुण दे रखा है कि प्रकृति में हमें किसी भी जाति के पृथक एकल व्यष्टि के दर्शन बिरले ही होते हैं, बड़ी मुश्किल से होते हैं। उनमें से अधिकांश सुप्रभाषित भौगोलिक क्षेत्र में समूह में रहते हैं, समान संसाधनों का साझा उपयोग करते हैं या उसके लिए स्पर्धा करते हैं, संकरण करते हैं और इस प्रकार वे समष्टि की रचना करते हैं। तो ये सारी चीजें समष्टियों के गुण हैं, एक साथ रहना, स्पर्धा करना इत्यादि। इसमें बात आ जाती है जब एक पास रखते हैं तो उनके जन्म दर और मृत्यु दर की बात आती है। जन्म दर और मृत्यु दर की बात आती है। जन्म दर और मृत्यु दर, तो जन्म दर और मृत्यु दर, इसके समझाने के लिए 3 डायग्राम बनाए गए हैं,
डायग्राम को भी समझना है कि बढ़ती हुई जो समष्टि है उसके लिए चित्र ऐसा है, अगर स्थिर होती है तो इसका चित्र ऐसे दिखेगा। जस्ट इन दोनों के अपोजिट जो है घटती हुई का चित्र है, ऊपर भी घटता हुआ है और नीचे भी घटता हुआ दिख रहा है। तो आगे देखेंगे हम लोग कि इसमें समष्टि वृद्धि है, तो समष्टि की वृद्धि कैसे हो सकती है। तो हमें याद रखना है कि समष्टि की वृद्धि में जन्म दर अधिक होना चाहिए, मृत्यु दर कम होना चाहिए और अप्रवासन और उत्प्रवासन के कारण समष्टि में वृद्धि होती है। अप्रवासन क्या चीज है, तो कह रहा है कि उसी जाति के व्यष्टियों की वह संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आ जाए तो अप्रवासन, और वहां से कहीं और चली जाए तो उत्प्रवासन कहलाती है। इसके लिए यहाँ पे दिया भी है कि इसलिए अगर समय t समय पर समष्टि घनत्व n है तो समय t प्लस n पर इसका घनत्व कितना होगा, तो n t प्लस n बराबर nt प्लस बड़ा कोष्ठ में छोटा कोष्ठ b प्लस 1 माइनस छोटा कोष्ठ में d प्लस e छोटा कोष्ठ बंद फिर बड़ा कोष्ठ बंद है, ये याद रखना होगा। उसके बाद इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के व्यू से हो जाता है चार घातांकी वृद्धि। चार घातांकी वृद्धि में हम बात करेंगे चार घातांकी से। पढ़कर देखते हैं कि किसी समष्टि की अबाधित वृद्धि के लिए, अबाधित वृद्धि यानी उसमें कोई बाधा नहीं आती, स्पष्टता संसाधन उपलब्ध होना आवश्यक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें संसाधन की होती है कि जब संसाधन हो तो वहां पे समष्टि की वृद्धि होती है। समष्टि की वृद्धि होगी कैसे, तो शुरू में धीमी गति से, फिर बीच में तीव्र गति से और अंततः वह गति स्थिर हो जाती है, तो इसे चार घातांकी वृद्धि कहते हैं। आगे देखेंगे इसमें हम लोग, इसके लिए एक सूत्र दिया है चार घातांकी के लिए जिसे हम लोग को याद रखना है, dn बाई dt इक्वल टू b माइनस डी गुणे n। और यहाँ पर एक और बात कर रहा है कि अगर b माइनस डी को स्मॉल r मान लें तब dn बराबर dt इक्वल टू b माइनस डी के जगह पर r रखेंगे तो rn हो जाएगा। तो इस सूत्र को याद रखना है एग्जाम में मेंशन करने के लिए। अगला जो टॉपिक है वह है संभार तंत्र या लॉजिस्टिक वृद्धि। जैसे हम लोग ने पढ़ रखा है चार घातांकी वृद्धि में कि शुरू में धीमी गति से वृद्धि होती है, बीच में तीव्र गति से वृद्धि होती है, अंततः स्थिर हो जाती है। यह तभी संभव है जब संसाधन की बात हो। संसाधन में दो मुख्य बातें हैं, आहार और आवास। तो ये हम पहले से जानते हैं कि कोई भी संसाधन इस धरती पर या पृथ्वी पर असीमित नहीं है, संसाधन सीमित होते हैं। जब संसाधन सीमित होंगे तो समष्टियों के बीच स्पर्धा प्रारंभ हो जाती है, तो इसे संभार तंत्र वृद्धि के नाम से जानते हैं। इसके लिए सूत्र दे रखा गया है कि dn बाई dt यानी जनसंख्या की जो दर है वह है rn कोष्टक में k माइनस n बाई k। यहाँ पर n बराबर समय t पर समष्टि घनत्व है, जबकि r बराबर प्राकृतिक वृद्धि की दर है, वही k बराबर पोषण क्षमता है। इस सूत्र को याद रखना है और एग्जाम में मेंशन करना है। अगला जो टॉपिक है वह है जीवन वृत्त विभिन्नता। जीवन वृत्त विभिन्नता दिया है कि समष्टियां जिस आवास में रहती है उसमें अपनी जनन योग्यता को अधिकतम बनाने के लिए विकसित होती है। खास प्रकार के वर्ण दबाव सेट में जीव सर्वाधिक दक्ष जनन युक्ति की ओर विकास करते हैं। कुछ अपने जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन करती हैं, जबकि अन्य अपने जीवन काल में कई बार प्रजनन करती है। अगर समष्टियों के लिए संसाधन उचित हो, स्पर्धा कम हो तो प्रजनन की दर बढ़ जाती है। बहुत ऐसे जीव हैं जो अपने जीवन काल में एक बार प्रजनन में भाग लेते हैं, जबकि बहुत ऐसे जीव हैं जो एक से अधिक बार प्रजनन में भाग लेते हैं।
जैसे पढ़ चुके हैं कि बांस का जो पौधा है, पादप है, वह 50 से 100 वर्षों में लैंगिक जनन द्वारा एक बार भाग लेता है और अधिक मात्रा में पुष्प उत्पन्न करता है, बीज उत्पन्न करता है। लेकिन जब उसके बीज जमीन पर, मिट्टी पर गिरते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो लैंगिक जनन के जगह पर बांस में अलैंगिक जनन जगह ले लेता है। अगला जो टॉपिक है, समष्टि पारस्परिक क्रिया। समष्टि जो होती है वह पारस्परिक क्रियाएं करती हैं, यानी एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं। कौन कौन सी प्रभाव डाल सकती हैं ये हम लोग पहले से जानते हैं। दिया भी है यहाँ पे, परजीविता, परभक्षण। इस नाम से ही क्लियर है कि वैसे जीव जो आहार तथा आवास के लिए दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं वह परजीवी या और परभक्षी होते हैं। प्राय जीव से भोजन ग्रहण करना परजीविता या परभक्षण कहलाता है। इसमें सामने वाले जीव को हानि पहुंचती है और खुद को लाभ होता है। उसी तरह आगे दिया है, अगला जो इसमें शब्द है वह है सहभोजिता। सहभोजिता में दोनों जीव को लाभ होगा, हानि किसी को नहीं होगी, तो वह सहभोजिता कहलाती है। इसका एग्जाम्पल में लाइकेन आ जाता है। लाइकेन हम लोग पढ़ चुके हैं कि लाइकेन में दो जीव आते हैं, एक का नाम शैवाल है और दूसरे का नाम कवक है। दोनों सहजीवी जीवन व्यतीत करते हैं। उसी तरह माइकोराइजा होता है, वह भी सहजीवी जीवन व्यतीत करता है। फिर से यहाँ पे परभक्षण की बात किया है। परभक्षण का मतलब क्लियर है कि यदि किसी समुदाय में पादपों को खाने के लिए प्राणी ही ना हो तो स्वपोषी जीवों द्वारा स्थिर की गई उस सारी ऊर्जा का क्या होगा। कह रहा है कि यदि किसी समुदाय में पादपों को खाने के लिए प्राणी ही ना हो, प्लांट को अगर कोई प्राणी ना खाए, प्राणी ही प्राणी को खाए, तो उस प्लांट की एनर्जी क्या होगी। तो इस तरह से दिया हुआ। परभक्षण को आप प्रकृति का ऐसा तरीका सोच सकते हैं जिसमें पादपों द्वारा स्थिर की गई ऊर्जा उच्चतर पोषी स्तरों को स्थानांतरित होती है। हम पहले से पढ़ चुके हैं कि उत्पादक सूर्य की ऊर्जा को प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर अपने में संग्रहित करते हैं, उससे वह प्रथम उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता में जाता है, जहां के बाद अपघटनकर्ता अपघटित करके वातावरण इत्यादि में परिवर्तित कर देते हैं। ये होता है परभक्षण। उसके बाद इसमें बात आती है स्पर्धा की। स्पर्धा की जब बात आती है तो इसमें नाम जो है डार्विन का पहले आता है। सीमित संसाधन सीमित होते हैं, यानी आहार और आवास सीमित होने के कारण समष्टियों के बीच स्पर्धा प्रारंभ हो जाती है। इसको समझाया था डार्विन ने। अगर एक स्थान पर एक मुट्ठी सरसों के बीज डाल दिए जाएं तो उसमें से कुछ पौधे अत्यधिक लंबे हो जाते हैं, कुछ मध्यम हो जाते हैं, कुछ अत्यधिक छोटे हो जाते हैं और कुछ अंकुरित ही नहीं होते। ये सारे काम स्पर्धा के कारण होते हैं, क्योंकि सीमित स्थान पर सीमित आहार होने के कारण, पोषण होने के कारण उनमें स्पर्धा होती है। जो ज्यादा मजबूत बीज होता है वह अत्यधिक लंबा हो जाता है, जो अत्यधिक कमजोर होता है वह एकदम छोटा या मृत हो जाता है। यह डार्विन का सिद्धांत है। और इसमें हम देखेंगे कि आगे दिया है परजीविता। परजीविता नाम से ही क्लियर है। पर का मतलब पराया, मतलब दूसरा, और जीविता का मतलब जीव से, दूसरे जीव से, अन्य जीव से पोषण ग्रहण करना या दूसरे जीव पर आहार तथा आवास के लिए निर्भर होना परजीविता कहलाता है। परजीविता कहलाता है। उसी तरह अगला नाम है सहभोजिता। सहभोजिता में सह का मतलब साथ, साथ होने के लिए कम से कम दो का होना जरूरी होता है, यानी दो जीव जो आवास तथा आवास के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा दोनों में किसी को हानि नहीं होती, दोनों को लाभ होता है, तो वह सहजीविता कहलाता है। उसी तरह नाम आता है यहाँ पे सहोपकारिता। सहोपकारिता में देखेंगे कि इस पारस्परिक क्रिया से परस्पर क्रिया करने वाली
दोनों जातियों को लाभ होता है, सहकारिता में दोनों को लाभ होता है। दिया है यहाँ पे कि कवक और प्रकाश संश्लेषी शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के बीच घनिष्ठ सहकारी संबंध का उदाहरण लाइकेन है। तो अभी मैंने लाइकेन को समझाया था कि लाइकेन में दो जीव आते हैं, एक आता है शैवाल और दूसरा आता है कवक। ये सहकारिता के उदाहरण हैं और इस अवस्था को लाइकेन के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया सहकारिता। आगे देखेंगे हम लोग, तो इसमें आया है माइकोराइजी, कवक मूल। माइकोराइजी, जब उच्च वर्गीय पौधों की जड़ों में कवक होता है तो वह सहकारिता के एग्जाम्पल हो जाता है और उस स्थिति को माइकोराइजा कहते हैं। तो इस तरह से यह चैप्टर समाप्त होता है। इसे आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और 2026 के एग्जाम के लिए रिवीजन जबरदस्त करें। धन्यवाद।